नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम शुरू करने के साथ साथ आपसे ये दरख्वास्त करता चलूं कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से भी पहले इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो नाज़रीन, आज हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ बात करेंगे। हाइड्रोजन गैस तो आपने सुनी ही होगी, पानी का एक ख़ास अंसर है। जो चीज़ भी जलती है उसमें वो जलने वाली चीज़ जो है वो हाइड्रोजन होती है। हम लोग जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें हाइड्रोजन बनाना सिखाया जाता था। उसमें क्या होता था कि जिंक जो है ना, उसके ऊपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड वो डालते थे। तो अभी समझो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला जिंक के ऊपर, तो वो एक फिज़िकल रिएक्शन होता। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाती और वो जो सल्फेट है वो जिंक से मिलकर जिंक सल्फेट बन जाता। अब ये तो है लेबॉर्ट्री का तरीका। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो उसमें क्या है कि पानी जो है ना, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2O है। हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो पानी के बीच में से अगर बिजली गुजारी जाए, जिस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है। यानी हमको हाइड्रोजन भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो जनाब, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो भी ग्रीन होनी चाहिए। यानी मतलब फॉसिल फ्यूल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, या कोयले से या डीजल से बिल्कुल बनी हुई नहीं होनी चाहिए। उसमें या तो सोलार पैनल इस्तेमाल किए हों या समझो विंड एनर्जी है, वो जो विंड फार्म होते हैं उसमें से भी हम बना सकते हैं बिजली। तो उस बिजली से अगर पानी को तोड़ा जाए और उसमें से जो हाइड्रोजन निकाली जाए तो उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब आजकल जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, मोटर कारें या बसें या ट्रकें, उनमें पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है। तो पेट्रोल या डीजल जो है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारी माहौलियात को आलूदा करती है, यानी पॉल्यूशन करती है, पोल्यूटेड करती है हमारी एनवायरनमेंट को। तो उससे बचने के लिए अभी एक तो पहले तो है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ बनाई जाए, और उसमें भी बहुत काम हो रहा है हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के अगर हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, यानी हाइड्रोजन अगर गैस इस्तेमाल की जाए गाड़ी में, तो उसके चलने से जो गाड़ी चलेगी तो उसका जो एफ्लुएंट होगा, यानी बाय प्रोडक्ट होगी हाइड्रोजन के जलने से, वो पानी होगा। क्योंकि हाइड्रोजन जल के हवा से ऑक्सीजन लेके पानी बना देगा। तो पानी तो हमारे माहौलियात को आलूदा नहीं करता। अब इसके लिए हिंदुस्तान का जो एक सनतकार है गौतम अदानी एंटरप्राइज, आपने सुना होगा, उसने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है जिसमें वो 10 साल के अंदर $50 बिलियन, $50 बिलियन, आप समझ सकते हैं, $1 बिलियन में हिंदुस्तान के 7,800 करोड़ होते हैं। तो इतना पैसा वो 10 साल में खर्चा करेगा। अभी उसमें ये जो अदानी जो ये लगा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए प्लांट, तो उसमें फ्रांस की एक कंपनी है, तेल की कंपनी है टोटल। वो टोटल इसमें 25% हिस्सा ख़रीदना चाहती है और उसकी बातें हो रही हैं और अनकरीब इसका MOU साइन हो जाएगा।
तो फिर टोटल जो है इसमें 25% वो इन्वेस्ट करेगा, यानी $2.5 बिलियन जो है ना, नहीं सॉरी, $12.5 बिलियन जो है ना वो टोटल लगाएगा इसमें। आपने जनाब क्वाड तो सुना ही होगा। क्वाड 4 मुल्कों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान आ जाते हैं। ये कोई अस्करी ग्रुप नहीं है, अस्करी मतलब ग्रुप बंदी नहीं है कि भाई एक के ऊपर हमला हो तो दूसरा उसके बचाव के लिए आ जाए, जिस तरह नाटो है या पहले पाकिस्तान होता था सीटो या सेंटो का मेंबर। ये ऐसा ग्रुप नहीं है, ये तरक्की के लिए है। तो ये जो है ना इंडो पैसिफिक का जो रास्ता है, यानी इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक जो ममालिक हैं वहाँ से जो है आसानी से धंधा हो सके, माल आ जा सके, इसके लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई है। अभी इसी तरह का एक और दूसरा ग्रुप बन रहा है जो कि मशरक़ वस्ता में होगा और उसको कहते हैं I2U2। I2 से मुराद है इंडिया और इसराइल और U2 से मुराद है USA और UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। तो ये 4 ममालिक बन के एक दूसरा क्वाड बना रहे हैं जिसका नाम होगा I2U2। अभी इसकी चंद दिनों में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो उसमें वर्चुअल मीट करेंगे उससे, यानी ऑनलाइन उनसे करेंगे। कि अभी क्या है कि अमेरिका का जो सदर है जो बाइडेन वो मशरक़ वस्ता में आ रहा है और पहले तो सऊदी अरेबिया आ रहा है। सऊदी अरेबिया से नाराज़ था क्योंकि उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसका जो एक प्रेस पर्सन था जमाल खशोगी, उसको मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसने इस्तांबुल में सऊदी अरेबिया के सफारत खाने में बुलवा कर उसका कत्ल कर दिया था। अब खुदा बेहतर जानता है, अमेरिका का कहना ये है कि उसमें मोहम्मद बिन सलमान मुलविस था, इसीलिए उनके रिश्तों में दरार आ गई थी। लेकिन अभी वो बर्फ़ पिघलने लगी है और अभी जो बाइडेन जो है ना वो मशरक़ वस्ता आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया आएंगे, उसके बाद फिर इसराइल आएंगे। तो अभी वहाँ पर ये I2U2 की एक मुलाकात होगी और इस तरह नए जो है ना मंसूबे बनाए जाएंगे इस खत्ते के अमन अमान के लिए और तरक्की के लिए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपने ज़रूर सुना होगा। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट पर है और ग्रे लिस्ट पे होने की वजह से उसको दुनिया के जो मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं उनसे पैसा मिलने में तकलीफ़ होगी। एक तो पहले ही पाकिस्तान की हालत बहुत सकीम हो चली है, माशी हालत की बात कर रहे हैं हम लोग, और ऊपर से IMF ने भी अभी तक जो कर्ज़ा मंजूर किया था $6 बिलियन का, उसकी तीसरी किस्त जारी नहीं की, जिसकी वजह से हालत ये है कि ये रात जो गुज़र गई यानी 15 और 16 जून के बीच वाली रात में पाकिस्तान सरकार ने फिर से पेट्रोल के दाम कुछ 24-25 रुपया बढ़ा दिए, यानी अभी 235 रुपये का पेट्रोल का लीटर हो गया और 260 रुपये का डीज़ल का लीटर हो गया। इसकी वजह से पाकिस्तानियों की वो कितनी तकलीफ़ होगी, हर चीज़ महंगी, सब किराए बढ़ जाएंगे, बसों के, ट्रकों के, रेलवे के, और उसकी वजह से फिर अनाज, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है पाकिस्तान में। पहले ही 15% शरह महंगाई यानी अफरात-ए-ज़र पहुँच गया है। अब FATF जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखे हुए, तो उससे उसकी मीटिंग हो रही है, कल से शुरू है उधर बर्लिन में। तो पाकिस्तान का वफ्द भी गया है उधर। उम्मीद हो चली है पाकिस्तान को कि इस मरतबा शायद वो पाकिस्तान को माफ़ कर दें, क्योंकि तुर्की और मलेशिया ने उनसे वादा किया है पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे, लेकिन कह नहीं सकते
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसे काम करते क्यों हैं। अभी देखिए, वो FATF क्यों ग्रे लिस्ट में रखे हुए हैं या क्यों इसको धमकी देता है पाकिस्तान को कि तुमको ब्लैक लिस्ट में लाएंगे। वो इसलिए कि पाकिस्तान जो है ना, वो दहशत पसंदों की खुल्लम खुल्ला हिमायत करता है, मदद करता है। वहाँ पर लाहौर से तकरीबन 8-10 किलोमीटर बाहर मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का जो है ट्रेनिंग सेंटर है। भले आप उसको बोलें कि ये दहशतगर्द नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। हाफिज़ सईद को तो UNO भी जो है वो दहशतगर्द अनाउंस कर चुका है। अभी हाफिज़ अच्छा, कश्मीर में जो कुछ पाकिस्तान करता है और कश्मीर से जो भागे हुए जो अभी वो मसूद अज़हर, वो जिसको 99 में हवाई जहाज़ अगवा करके और छुड़ाया गया था हिंदुस्तान की जेल से, वो जैश-ए-मोहम्मद का, और उसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन जो है, सलाहुद्दीन कश्मीर का है जो पाकिस्तान में, वो तो रहता ही उधर है। तो ऐसे लोग जब पाकिस्तान में खुल्लम खुला रहेंगे और खुल्लम खुला पैसा चंदा लेंगे लोगों से कि कश्मीर में जिहाद के लिए पैसा चाहिए, तो फिर FATF कैसे उनको ग्रे लिस्ट से निकाल सकता है और क्यों ना उनको पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेकर आए। लेकिन अभी कह रहे हैं कि उम्मीद बनी है कि पाकिस्तान को इस बार माफ़ कर दिया जाएगा और ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने अभी जो नया बजट दिया उसमें 6% पाकिस्तान ने जो है ना वो दिफा पे अपना खर्चा बढ़ा दिया। अच्छा, वो खर्चा क्यों? देखिए, 58% तो पाकिस्तान का जो बजट है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, यानी जो पुराने कर्जे लिए हुए हैं उनकी किस्त और उसका सूद भरने में। उसके बाद जो लायंस शेयर है वो तो फौज ले जाती है। तो बाकी जो तरक्याती काम हैं, यानी समझो सेहत पर या तालीम पर, तो खर्चा कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, ये हाल है। उसके बावजूद पाकिस्तान सरकार मानती नहीं। अब कैसे माने, वो तो हुकूमती फ़ौज वालों की है, तो वो तो पहले ही सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अभी कहते क्या हैं कि हम क्यों ये ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से डर है। अरे भाई, हिंदुस्तान से आपको कैसे डर है? 75 साल होने को आए हैं, 3-4 मरतबा जो भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती थोपी हैं हिंदुस्तान के ऊपर। और ये अलग बात है कि उसमें हर बार पाकिस्तान हारा है, लेकिन उसके बावजूद अपनी फ़ौजें कम करने को तैयार नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी आमतौर पर अभी आजकल इस बजट के जब ये आया तो अपना बजट बांग्लादेश से उसका मुआवजा कर रहे थे। तो सीधी सीधी बात है, बांग्लादेश आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो दिफा पे इतना खर्च नहीं कर रहा, वो जो है वो फलाही स्कीम्स पे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इसीलिए वहाँ की एक्सपोर्ट ज़्यादा है। वहाँ का टका जो है उसका वो मेरे ख्याल में कुछ 85 टका है $1 के बराबर, और पाकिस्तान तो आज 206 रुपये तक पहुँच गया है। पाकिस्तान में ये हालत है पाकिस्तानी रुपए की। और अगर आप कहते हैं कि आप इतना बजट रखते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी फ़ौज आप रखते हैं, 8-10 लाख की फ़ौज है पाकिस्तान की, उससे फ़ायदा क्या है? अभी 2019 में हिंदुस्तान ने 370 हटा दिया कश्मीर से, आर्टिकल 35 भी हटा दिया। क्या कर सका पाकिस्तान? और ख़ुद सीधा सीधा इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उसने नेशनल असेंबली में बोला, आप क्या चाहते हैं, मैं हिंदुस्तान से जंग करूं? अरे भाई, जब भी जंग भी नहीं कर सकते तो फिर इतनी बड़ी फ़ौज रखने का फ़ायदा क्या है? बस खर्चा करते जाना है, फ़ौज वालों को, आर्मी वालों को खुश रखना है, भले लोग मरें तो मरे। DGISPR, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये जो है आर्मी का पब्लिक रिलेशंस का जो सबसे बड़ा अफसर है, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार है, इसके जो हेड है। तो उन्होंने 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था आखिरी दिनों में, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें पूरी काबीना भी थी और आर्म्ड सर्विसेज के सभी हेड भी थे।
और उस वक़्त वो जो लेटर गेट है, वो जो साइफ़र आया था अमेरिका से पाकिस्तान के सफारत खाने से कि भाई डोनाल्ड ल्यू ने ऐसा कहा, उसके बारे में पूरी तरह से बहस हुई थी उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। और उसके बाद अभी ये इमरान खान ने झूठ बोला था। इमरान खान ने पहले क्या बोला था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में सब लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि ये एक साजिश है अमेरिका की। अभी इसके बारे में इसने क्लियर किया जनरल बाबर इफ्तिखार ने कि ये साजिश नहीं थी। हमने उसी वक्त कहा था, सारी जो आर्म्ड सर्विसेज के हेड थे वो इस बात में मुत्तफिक थे कि ये किसी भी किस्म की साजिश नहीं है। हाँ, आप इसे चाहें, अगर इसके बारे में कोई जिक्र करना चाहें, मतलब मिनट्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये एक किस्म की इंटरफियरेंस है, यानी मुदाखलत है अंदरूनी मामलात में, लेकिन वो बहुत छोटी बात हो जाती है। तो अभी जैसे ही बाबर इफ्तिखार ने ऐसा कहा तो फिर कल पीटीआई वालों ने एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें असद उमर ने क्या कहा कि हाँ ये बात तो सही है, हम सभी इस पे मुत्तफिक थे कि ये जो है साजिश है, जबकि आर्मी वालों ने कहा था कि नहीं ये साजिश नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा सॉरी कि जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, ये बताकर उन्होंने जो है वो इंटरफियरेंस किया है पॉलिटिकल अफेयर्स में, मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत की है, जबकि वो खुद कहती है आर्मी कि हम न्यूट्रल हैं। अब उसके बाद फिर जो है ना जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस पर्सन को इंटरव्यू देते कहा कि मैंने उसका नोटिस लिया है और हमने उनको बताया है, उसको किसी भी लिहाज से साजिश नहीं कहा जा सकता या उसको किसी भी लिहाज से सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।